नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी का 2016 का पेपर लेके आया हूं कि पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पुराना पेपर है, इसके अंदर कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है विभिन्न आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पेपर को। तो इसका पहले ही क्वेश्चन था, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प मूलक न्याय कहा। तो जो प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है उसको रचना प्रकल्प मूलक न्याय किसने कहा है, तो ये कहा है एम बी फोस्टर ने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प मूलक न्याय कहा है। और प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा आप याद रखें, प्लेटो ने 3 वर्ग बताए थे। वो अपना किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करें और प्रत्येक वर्ग अपने कार्यों का कर्तव्यों का निर्वहन करे, वही न्याय है। तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा को भी आप याद रखें, कई एग्जाम में पूछा गया है। अपने कर्तव्य को पालन करना ही न्याय, उन्होंने जो बात कही थी वो था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता। तो टोटल टोटलिटेरियन विचारक कौन नहीं मानता है, तो प्लेटो को जो टोटल टोटलिटेरियन विचारक नहीं मानते हैं वो आर निस्बेट ने प्लेटो को सर्वाधिकारवादी नहीं माना है, जबकि कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन और रेसल ने प्लेटो को टोटल टोटलिटेरियन विचारक माना है। तीसरा क्वेश्चन है, कॉल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। तो जो कॉल पॉपर ने जो प्लेटो की माफ कीजिएगा, जो कॉल पॉपर ने अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं माना है वो जैव व्यक्तिवाद यानी ऑर्गेनिक इंडिविजुअलिज्म को पॉलिटी का घटक नहीं माना है। बाकी इन सभी को उन्होंने पॉलिटी का घटक माना है, जिसके अंदर प्लेटोवादी कुलीन तंत्र, संतुलित समतावाद और जनतांत्रिक विचार, ये सभी को उन्होंने प्लेटो की पॉलिटी का घटक माना है। जबकि जो नहीं माना है वो जैव व्यक्तिवाद को नहीं माना है। निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम था। तो अरस्तु की जो शिक्षण संस्था, आप उसको याद रखें, लीसियम था उनकी जो शिक्षण संस्था थी। और प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी वो भी आप याद रखें, प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी वो अकेडमी था उनका नाम, तो ये भी आप याद रखें। और ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, शिष्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सब मनुष्य एक सार्वभौमिक कानून के अधीन है, तो ये बात उन्होंने कही थी, तो ये सत्य है। सेकंड है इसका, उनकी नियति एक राजनीतिक समाज के सह नागरिक होना है, तो ये बात भी सही है। तो जो सिसरो का कथन था ये, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। संत थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उनके ग्रंथ दी रेगमिने प्रिंसिपम को पूरा किया। तो जो संत एक्विनास के जो शिष्य थे, उन्होंने कौन से शिष्य थे जिन्होंने इनकी जो पुस्तक थी द रेगमिने प्रिंसिपा को पूरा किया है। तो ये पूरा करने का श्रेय जाता है तोल्मो ऑफ लुका इसका जो फर्स्ट था वही सही था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक प्रश्न में मैकावली में रुचि नहीं थी। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक प्रश्न में मैकावली की रुचि नहीं थी। तो जो उनकी रुचि नहीं थी वो थी राजनीतिक दायित्व को पूरा किया, कैसे राजनीतिक दायित्व को पूरा किया जाता है, इसके अंदर उनकी रुचि नहीं थी। जबकि जो सभी चीज़ें सरकार को मजबूत कैसे बनाती है, स्वतंत्रता कैसे प्रभाव संभव हो पाती है, शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, इन सभी के ऊपर उनकी रुचि थी। जिसके ऊपर रुचि नहीं थी वो राजनीतिक दायित्व कैसे पूरे किए जाते हैं, उनके ऊपर उनकी रुचि नहीं थी। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 8वां क्वेश्चन है, द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक पुस्तक लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखें। द मॉडर्न प्रिंस जो पुस्तक लिखी थी वो ग्रामशी ने लिखी है, द मॉडर्न प्रिंस। और जो इनका हेजेमनी का आइडिया, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है इनका हेजेमनी का आइडिया पूछा गया, तो उसको भी आप याद रखें। और द मॉडर्न प्रिंस इनकी जो पुस्तक है वो भी आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एंटोनियो ग्रामशी से लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। कॉल पेपर आया था, इन्होंने टोटलिटेरियन के ऊपर बहुत काम किया है। और जिनपाल छात्र न्यू मार्क्सवाद से जुड़े हुए हैं, हैबरमास भी जुड़े हुए हैं, तो ये भी आप याद रखें। कॉल पॉपर का जो टोटलिटेरियन आइडिया का इन्होंने विरोध किया, जो उन्होंने बताया, जिसके अंदर इन्होंने प्लेटो, अरस्तु और हीगल की आलोचना करी है, वो भी आप याद रखें। तो जिसका सही आंसर था वो इसका थर्ड ऑप्शन एंटोनियो ग्रामशी सही था। 9वां क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु। तो हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरोध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है। तो ये सही बात है, यही था इसका सही आंसर। तो अगर वो प्रजा के जीवन को अगर सुरक्षित नहीं रख पाता है तो प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध अपना अधिकार या प्रतिरोध करने का अधिकार है, या जीवन को भयक्रांत करता है, तो यही था इसका। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स से नहीं जोड़ा जाता है। तो हॉब्स से कौन सा कथन नहीं जोड़ा जाता है, तो हॉब्स को आप जानते ही हैं, उन्होंने प्रकृति की अवस्था में शिक्षा मनुष्य को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है, तो यही बात उन्होंने नहीं कही है।
बाकी उन्होंने मनुष्य स्वार्थी होता है उन्होंने बात करी थी, मनुष्य स्वयं के लिए सारी खुशी ला पाता है, ये भी बात उन्होंने कही है। समस्त राज्य भक्ति सहमति पर आधारित होती है, तो ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन जो प्रकृति अवस्था में शिक्षा मनुष्य को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है, तो ये बात उन्होंने नहीं कही है। तो यही इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं जोड़ा था, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका नहीं जोड़ा जाता। बाकी आप हॉब्स के बारे में याद रखें, उन्होंने मनुष्य को बताया था कि ये स्वार्थी होता है, स्वयं हित के लिए सोचता है और राज्य भक्ति पर सहमत होना चाहिए। इनका लिथियम का आइडिया आप याद रखें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को नहीं लिखी गई याद रखें आप, इसके अंदर पूछा गया क्या जाता है। तो इन्होंने जो नहीं लिखी गई है, तो ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर इन्होंने लिखी है, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी लिखी है, ऑन रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी भी लिखी है। लेकिन जो फोर्थ है इनका, द कॉजेज ऑफ ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ रोमन्स, तो ये नहीं लिखी उन्होंने, बाकी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। तो इसमें पूछा था कौन सी नहीं लिखी है, तो फोर्थ इसका ऑप्शन सही था। ऐसे क्वेश्चनों को आप याद रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनको आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें, तो इनको याद रखें आप। तो ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए इसको देख लेते हैं। इमाइल था, इमाइल का जो आइडिया है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ आइडिया है। तो इमाइल का आइडिया तो रूसो ने लिखा था, इसको याद रखें आप। तो ये इनसे जुड़ा हुआ था, एजुकेशन आइडिया से। और द सोशल कॉन्टैक्ट है क्रिएटिंग ए सोसाइटी दैट इज नॉट करप्ट, तो क्रिएटिंग ए सोसाइटी दैट इज नॉट करप्ट, तो इसका ये था। और ए डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस, ये भी रूसो ने लिखी थी, कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री, तो ये भी इसका थर्ड का फर्स्ट था। और जो फोर्थ है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी, तो ये जुड़ा हुआ था सोशल आइडिया एंड कॉजेज ऑफ इनजस्टिस के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। और ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित है, तो आइए देख लेते हैं। रूसो के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रूसो के जो विचार हैं उसके बारे में हमें इसके कथन के माध्यम से पूछा गया है। प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता में बदलना संभव है, तो ये बात उन्होंने कही थी। मनुष्य स्वयं स्वतंत्रता से रह सकते हैं, मनुष्य स्वतंत्रता से रह सकते हैं यदि वह स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रहे। तो एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं इसको। प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है। मनुष्य स्वतंत्र रह सकते हैं यदि वह स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रहें, तो ये बात भी सही है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ रूप है, तो इन्होंने ऐसी बात नहीं कही है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की उन्होंने बात नहीं कही है, तो इसका पहला और सेकंड ही सही था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 14वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तो आइए देख लेते हैं। ये बेंथम से जुड़ा आइडिया है, और बेंथम को आप जानते हैं यूटिलिटेरियन थिंकर है बेंथम। तो सभी मनुष्य सुख को अधिकतम करना चाहते हैं, दुख को न्यूनतम, तो ऐसी बात उन्होंने कही थी। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की भी बात उन्होंने कही है बेंथम ने। तो ये यूटिलिटेरियन का मेन कोर प्रिंसिपल ही है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो ये उन्होंने बात करी है। सभी सुखों को जीवन में आध्यात्मिक शांति की उन्होंने बात करी नहीं, तो ये यहीं गलत हो जाएगा, तो सेकंड इसका गलत है। और थर्ड देख लेते हैं हम सुखों की अधिकतम मात्रा चाहते हैं ना कि सर्वोत्तम गुणात्मक सुख, तो ये सही बात है उन्होंने कही थी, तो इसका पहला और तीसरा सही है, तो इसमें देख लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। 15वां क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हीगल से रिलेटेड क्वेश्चन था, हीगल को आप जानते ही हैं। तो व्यक्ति परिवार में आत्म अभिव्यक्ति और पूर्णता पर्याप्त करता है, व्यक्ति परिवार में आत्म अभिव्यक्ति और पूर्णता पर्याप्त करता है, तो ये बात सही है। नागरिक समाज स्वयं निश्चयन का दायरा और स्वहित की साधना है, तो ये बात भी सही है। राज्य जनता की नीतिपरक इच्छा को मूर्त रूप देता है, तो ये तीनों बात सही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधित्व सरकार की विशेषता नहीं है। तो जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करी है, इसके अंदर कौन सी विशेषता नहीं है हमें बतानी थी, तो आइए देख लेते हैं इसको। यह संसदात्मक सरकार होगी जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होगी, तो ये बात उन्होंने करी थी। यह सार्वभौमिक, ये तो उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करी नहीं है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इन्होंने बहुल मतदान की बात करी थी, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको उतना ज़्यादा मत देने का अधिकार होगा, तो ये चीज़ नहीं थी। यह सामान्य नागरिकों को सहभागिता के लिए उत्साहित करती है, तो ये बात है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व करती है, तो ये बात भी है। लेकिन जो विशेषता नहीं है उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी, तो इन्होंने ये बात नहीं करी थी, बाकी इन्होंने सारी बात करी है, तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही था।
17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो आप जानते हैं यूटिलिटेरियनिज्म से वो जुड़े हुए हैं, कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साथ, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द एथिक ऑफ प्रिंसिपल, द एथिक ऑफ प्रिंसिपल के साथ वो नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसमें नहीं पूछा गया था, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टी.एच. ग्रीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? टी.एच. ग्रीन के साथ इसमें से कौन सा कथन नहीं जोड़ा जा सकता? तो उन्होंने सामान्य हित की बात तो करी नहीं है टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद को एक मानवीय संशोधन प्रस्तुत किया, तो ये बात सही है, मानवीय आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। व्यक्ति की पहचान और प्रसन्नता सामाजिक संपूर्णता से अभिभाज्य है, तो ये बात भी सही है। विधायिकाओं को मदिरा पान पर नियंत्रण लगाना चाहिए, तो ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन जो सामान्य हित समुदाय का ध्येय है, ना कि सरकार का, तो ये बात उन्होंने कही है। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैंने ऊपर बोला नहीं जुड़े हुए हैं, तो कॉमन गुड के साथ ये जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सामान्य हित की जो उन्होंने ध्येय बताया वो सरकार से नहीं है, तो ये चीज़ इनके साथ नहीं जोड़ी जाती है। तो सामान्य हित समुदाय का ध्येय, ना कि सरकार का, तो ये बात उनसे नहीं जोड़ी जाती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। यह कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक से उद्धृत है? तो ये आप याद रखें, आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कोटेशन किसके साथ जुड़ी है कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। तो ये कोटेशन अगर आए तो आप याद रखिए मार्क्स ने कोटेशन दी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी पुस्तक से उनका लिया गया है, तो ये थीसिस ऑन फ्योरबर्ग से लिया गया है। थीसिस और फ्योरबर्ग, जिसके अंदर उन्होंने बताया, फ्योरबर्ग ने एक आइडिया, वो भी आप याद रखें, उनका कोटेशन है कि इंसान जैसा खाता है वैसा ही बन जाता है। तो फ्योरबर्ग ने ये भी बात कही थी, ये भी आप याद रखें। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स के आर्थिक विचारों से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो मार्क्स के जो आर्थिक विचार से संबंध में त्रुटिपूर्ण यानी गलत जो है, तो इसमें था कौन सा गलत है? पूंजीवाद माल अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवाद माल अर्थव्यवस्था होता है, तो ये बात सही है। अतिरिक्त मूल्य श्रम के उपयोग में मूल्य एवं विनिमय मूल्य का अंतर, ये बात भी सही है। अतिरिक्त मूल्य का सृजन विनिमय की प्रक्रिया के दौरान होता है, तो ये बात गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो इसमें गलत पूछा गया था, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक है और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास किस अभिकरण के द्वारा संभव हुआ? तो ये किस के द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ही समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये बात थी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई, तो इसका सी ऑप्शन सही था। ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ग्रामशी आप जानते हैं, हेजेमनी का आइडिया इन्होंने दिया है, प्रिजन नोटबुक के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो क्रांतिकारी मॉडर्न प्रिंस की पुस्तक है, ये भी आप याद रखें। क्रांतिकारी परिवर्तन स्वार्थ के कारण होगा, तो ये बात उन्होंने कही थी, क्रांतिकारी परिवर्तन जो होगा वो स्वार्थ के कारण होगा, तो ये बात सही है, पहला इसका सही है। सेकंड है, सफलतापूर्ण परिवर्तन लाने के लिए अधिसंरचना और नागरिक समाज महत्वपूर्ण है। तो अधिसंरचना की उन्होंने बात तो नहीं करी थी, ना ही नागरिक समाज, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि नागरिक समाज हेजेमनी का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसके अंदर नागरिक समाज तो जो वर्चस्व वर्ग होता है उसकी जो कही हुई बातों के ही अनुसार चलता है, तो ये बात तो नहीं थी। बुर्जुआ मूल्यों का वर्चस्व रहता है क्योंकि सर्वसाधारण उनसे दूर रहते हैं, तो ये बात सही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 23वां क्वेश्चन है, लुई अल्थुजर याद रखें आप, ये थिंकर बहुत महत्वपूर्ण है। लुई अल्थुजर ने यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के बीच डिफरेंशिएट किया है, ये भी आप याद रखें। लुई अल्थुजर का मुख्य योगदान मानव स्वभाव के मार्क्सीय दृष्टिकोण में किसकी शिक्षाओं को जोड़ना है? तो लुई अल्थुजर ने किसकी शिक्षाओं को जोड़ा है मार्क्सीय विचार के अंदर? तो जो उन्होंने जोड़ा था वो सिगमंड फ्राइड के विचार को जोड़ा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। ये स्टेटमेंट से रिलेटेड था, हैबरमास के संबंध में था, तो हैबरमास के संबंध में आइए देख लेते हैं इसको। तो हैबरमास के संबंध में, सद्जीवन के संबंध में व्यक्तियों को अपनी दृष्टि स्वयं निर्धारित करनी चाहिए, तो ये बात सही है। समाजीकरण के अनेक कार्यों को परिवार के साथी समूह के लिए ले लिया है, तो ये बात भी उन्होंने कही थी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, तीनों ही क्वेश्चन इसके अंदर सही है। ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड था, जॉन पॉल सार्त्र से संबंधित था, ये भी आप याद रखें, अच्छा इन्होंने दे दिया यहाँ पे। ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट यानी अस्तित्ववादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं जॉन पॉल सार्त्र। तो इन्होंने क्या कहा है? तो इनका थर्ड ऑप्शन सही है, जो ऑफिशियल आंसर की के अंदर है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, तो इनका थर्ड ऑप्शन सही है। जॉन पॉल सार्त्र के बारे में आप याद रखिए, एग्जिस्टिविस्ट यानी ये अस्तित्ववादी हैं, एग्जिस्टेंटिलिज्म
मेरिटेलिज्म के साथ ये जुड़े हैं, यानी अस्तित्ववादी विचारधारा के साथ ये जुड़े हुए हैं। और ये मैचिंग से रिलेटेड था 26वां क्वेश्चन, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो जीन पॉल सार्त्रे था, जीन पॉल सार्त्रे जुड़े हुए हैं बीइंग एंड नथिंगलेस के साथ जुड़े हुए हैं, जीन पॉल सार्त्रे जो जुड़े हुए हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। जॉन रॉल्स जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म के साथ, जॉन रॉल्स पॉलिटिकल लिबरलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। और रॉबर्ट नॉजिक जुड़े हुए हैं नेचर ऑफ रैशनैलिटी के साथ, माइकल वॉल्जर जुड़े हैं स्पिरिट ऑफ जस्टिस के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 27 पर है वो इस प्रकार है, जॉन रॉल्स से रिलेटेड, जो जॉन रॉल्स का न्याय का आइडिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। तो जो आरपीएससी ने इसका आंसर दिया है वो थर्ड ऑप्शन सही माना है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है रॉबर्ट नॉजिक से रिलेटेड। रॉबर्ट नॉजिक जो कि एक बहुलवादी प्लुरलिस्टिक थिंकर है, तो ये जो क्वेश्चन है रॉबर्ट नॉजिक के राजनीतिक चिंतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जो गलत है, उन्होंने यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द सेक ऑफ ग्रेटर गुड, तो ये बात उन्होंने नहीं कही है। अधिक कल्याण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत लागू किया जा सकता है, तो इसके वो खिलाफ थे, तो उन्होंने ये बात नहीं कही है। बाकी जो सभी हैं वो सही हैं। तो जो इसमें गलत आंसर था सेकंड ऑप्शन से गलत है। रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया जिसका प्रमुख लक्षण है। तो जो रॉबर्ट नॉजिक ने जो जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है, आइडिया ऑफ जस्टिस, उसके विकल्प को जो आगे बढ़ाया उसका प्रमुख लक्षण क्या है वो बताना था। तो जो इसका हकदारी का था, इनका याद रखें इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस ने बताया था हकदारी का सिद्धांत, तो ये भी इनके साथ जुड़ा था। तो जो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन सही था। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा यह विश्वास करता है कि जटिल समानता, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की जब भी बात आए, आप माइकल वॉल्जर बिना आंख बंद करें माफ कीजिएगा, आंख बंद करें माइकल वॉल्जर को आप लगाएं, तो इसका जो सही आंसर है माइकल वॉल्जर सही है। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के साथ जो जुड़े हुए हैं वो है माइकल वॉल्जर। 31वां क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन शब्द आधारित चिंतन, वर्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट के अंदर भी आया था, तो ये किसने दिया? तो ये राजीव भारद्वाज ने ये दिया था, राजीव भार्गव ने ये दिया था शब्द आधारित चिंतन राजनीतिक सिद्धांत को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी उसकी क्या विशेषता नहीं है ये बताना था हमें। तो जो इसकी मानव आधारित जो अन्वेषण था यानी एक्सप्लोरेशन ह्यूमन बिहेवियर, तो ये नहीं था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। बाकी जो महान मुद्दों का अध्ययन, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, दार्शनिक वृत्ति क्या होनी चाहिए, ओरिएंटेशन का कैसा होना चाहिए, तो इन सब के ऊपर आधारित था। लेकिन जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था इसके ऊपर आधारित नहीं था ये। तो ये जो आधारित नहीं था वो मानव व्यवहार के ऊपर आधारित अन्वेषण नहीं था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 33 क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के जो युग्म सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना था। तो जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, अन्ना अरेंट विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असहमति, तो ये जुड़ी हुई है इनके साथ। माइकल ऑक्सफोर्ड भी जुड़े हुए हैं, अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण ये भी जुड़े हुए हैं। जॉर्ज सेबाइन ये भी इसके साथ जुड़ा है, ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो चार्ल्स मेरियम है ये इसके साथ नहीं जुड़े हैं, ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं चार्ल्स मेरियम। और इन्हें चार्ल्स मेरियम को बौद्धिक जनक भी कहा जाता है बिहेवियरलिज्म का, तो ये भी आप याद रखें। मानव व्यवहार के नियंत्रण के सिद्धांत के रूप में तो ये इन्होंने बात नहीं कही है। बाकी जो सही इसमें सम्मिलित नहीं था तो ये फोर्थ सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे सही थे। अल्फ्रेड कोबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का प्रथम परिणाम था, तो इन्होंने किस कारण से बताया कि राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन हुआ है? तो इनका मानना था पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं के द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण, इसके कारण ही राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। और ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था, तो आइए देख लेते हैं इसको। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसे राजनीतिक दर्शन के साथ जोड़ा जाए। तो ये बात सही है, राजनीतिक सिद्धांत की अगर हमें नई भूमिका को समझना है तो हमें राजनीतिक दर्शन के साथ इसको जोड़ना चाहिए, ये बात सही है। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन करता है, तो ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या है। निम्नलिखित 36वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से डेविड ईस्टन किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते? तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से आए हैं, पहले के क्वेश्चन पेपर आए हैं, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो जो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, डेविड ईस्टन ने किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी
नहीं मानते थे। तो जो इसका सही आंसर है, ये ल्यूई स्ट्रॉस को इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं मानते थे। तो इसका जो सही आंसर था, ल्यूई स्ट्रॉस सही था। व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? तो देख सकते हैं आप कितना डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका व्यवस्थाकरण यानी सिस्टमलाइजेशन यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही था। 38वां था, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड था, तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सही था इसका। तो थर्ड ऑप्शन इसका फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है? तो व्यवहारवाद की क्या कमी नहीं है? व्यवहारवाद की जो कमी नहीं है, वो व्यवहारवाद इस बात पर बल दिया है कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। तो ये बात इन्होंने नहीं कही है, कमी नहीं है। बाकी ये सारी इसकी कमी ये कमी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहार से संबंधित सही कथन नहीं है। उत्तर व्यवहार से संबंधित सही कथन नहीं है, इसमें से कौन सा सही कथन नहीं है? तो जो इट सपोज द स्टेटस को, यानी जो यथास्थिति को बनाए रखना उत्तर व्यवहारवाद का कारण नहीं था। ये एक रेवोल्यूशन के तौर पे आया था, व्यवहारवाद की क्रांति के तौर पे। तो और डेविड ईस्टन के साथ जुड़े थे, ये भी याद रखें। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे सही थे। 41वां क्वेश्चन है, व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्यय उत्तर देने से संबंधित नहीं है। व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्यय उत्तर देने से संबंधित नहीं है। कौन इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं? तो जो नहीं दे रहे हैं थिंकर, इसको सिर्फ क्या डिस्कस करना है, इसको तो सिर्फ बता ही सकते हैं। तो इसका फोर्थ पीटर लास्टवेट इसका सही है। 42वां क्वेश्चन है, विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसके अंदर कौन सा त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है, इसके अंदर हमें बताना था। तो इसका जो पहले ही ऑप्शन है, वियना सर्कल के साथ ये नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी ये जो सही है ये भी सही है, लुई अल्थुजर, फ्रैंकफर्ट स्कूल, शिकागो स्कूल, हैरल्ड लास्टवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इसको भी याद रखें आप। इन्होंने बताया था पॉलिटिक्स, हु, गेट, हाउ एंड वाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है और ये राजनीतिक सिद्धांत के उत्थानवादी थिंकर से माने जाते हैं। तो ये आप याद रखें इनको। तो जिसका त्रुटिपूर्ण है, ये पहला ही त्रुटिपूर्ण है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत था। डेविड ईस्टन के निवेश निर्घात यानी इनपुट आउटपुट मॉडल प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो डेविड ईस्टन का जो त्रुटिपूर्ण कथन है, क्या गलत है इसके अंदर? तो इसका पहला ही गलत था, ये समयावस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है। तो ऊपर भी हमने देखा था ये। तो ये समयावस्था यानी स्टेटस को नहीं बनाती है ये। तो स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम यानी समान अवस्था यानी एक संतुलनकारी अवस्था स्थिति में आने की संदर्भ में नहीं है। बाकी ये सारा सही है। इसका खुली व्यवस्था को बनाना चाहती है वो है, समाज व्यवस्था को उपव्यवस्था है, यह प्रभाव प्रतिरूप है। तो ये बात भी सही है। और ये विकसित देश के ऊपर उन्होंने बताया था, जो इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था, ये विकसित देशों के संदर्भ में दिया था, ये भी आप याद रखें। तो इसका जो त्रुटिपूर्ण है, फर्स्ट ऑप्शन इसका त्रुटिपूर्ण है, ये आप याद रखें। 44वां क्वेश्चन है, इसको हमें मैचिंग करना था। तो आइए इसको देख लेते हैं कौन सी अप्रोच किसके साथ जुड़ी हुई है। तो आइए देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो कि जुड़ा हुआ है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन ब्रॉड बेस्ट सेंस। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, मैं आपको बता देता हूँ। और बी का फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनलाइज्म, स्टडी ऑफ फॉर्मल लीगल रूल्स का जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल कल्चर जो कि जुड़ा हुआ है स्टडी ऑफ बेसिक पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन, इसके साथ जुड़ा है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जुड़ा हुआ है स्टडी ऑफ इनफॉर्मल रूल डेट गवर्न इंस्टीट्यूशन। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। 45 क्वेश्चन है, अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने जो उपागम अपनाया वह है। तो अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए जो नव संस्थावाद, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो अनऑफिशियली इनफॉर्मल रूल को जो अध्ययन करने के लिए उन्होंने अपना उपागम दिया था, वो क्या था? तो वो था सोशलिजिकल अप्रोच, यानी जो समाजशास्त्रीय अप्रोच इन्होंने दी थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक परक्रियावाद की प्रमाणिक आलोचना नहीं है? तो इसमें कौन सी आलोचना नहीं है? तो ये जो आलोचना नहीं है इसकी, यह सिद्धांत पश्चाताप पूंजीवादी व्यवस्था को विकासशील विश्व के लिए उपयुक्त मानता है। तो ये इसकी आलोचना नहीं है, बाकी ये सारे सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। जेम्स मार्च और जॉन पी ऑल्सन का संबंध नव संस्थावाद की किस धारा से है? तो जो इनका संबंध है वो है मानकीय संस्थावाद के साथ। मानकीय संस्था के साथ जेम्स मार्च और जॉन पी ऑस्लान जुड़े हुए हैं। नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए उनमें सम्मिलित नहीं है। तो क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर इंटरलाइजेशन संबंधित नहीं है।
49 है। सी राइट मिल्स के अनुसार पावर इलीट से संबंधित है। तो ये थिंकर जितने भी हमारे ग्रेटनो मोस्का और जितने भी हैं ये सभी सारे के सारे इलीट थिंकर के साथ जुड़े हैं। इनको आप याद रखें, इनका क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आता ही है, तो आप इनको जरूर देख के जाएं एग्जाम के अंदर। तो इन्होंने जो बात करी थथी, पावर इलीट सम्मिलित है बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना। ये इसके साथ इन्होंने अमेरिका सोसाइटी के अंदर बताया था। एक तरफ इन्होंने बताया था बिजनेसमैन है और एक पॉलिटिकल पार्टीज के जो गुट हैं वो, और एक तरफ मिलिट्री। तो पावर संकुल इनका एक अवधारणा है, तो ये भी इन्होंने दी थी। तो ये पावर इलीट के साथ जुड़ा है सी राइट मिल्स, और ये मैचिंग से रिलेटेड था 50वां क्वेश्चन। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये देखिए आ ही गया है यहाँ पे। तो ये सारे थिंकर, ये 3 थिंकर तो मुख्य रूप से जो ऊपर के 3 ABC जुड़े हुए हैं इलीट थ्योरी के साथ। तो आइए इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। पैरेटो जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग इलीट के साथ। पैरेटो जुड़े हुए हैं नॉन गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग इलीट के साथ। ग्रेटनो मोस्का जो जुड़े हुए हैं कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं ग्रेटनो मोस्का। मिसेल्स जुड़े हुए हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कई एग्जाम में पूछा गया है मिशेल का, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख के जाएं। मैक्स वेबर जुड़े हुए हैं कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये 50 क्वेश्चन थे आरपीएससी के। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ कमी रह गई तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आने वाली वीडियो के अंदर इसको सुधारने का जरूर प्रयास करूंगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।